हेलो बच्चों, मैं आपका विज्ञान शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 10 विज्ञान के अध्याय 1 रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण के अंतर्गत अनुच्छेद 1.2.5 उपचयन एवं अपचयन, जिसे अंग्रेजी में क्रमशः ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहते हैं, के अंतर्गत क्रियाकलाप 1.11 जो कि आपकी किताब में पेज 13 पर है के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उपचयन की अंग्रेजी ऑक्सीडेशन होती है, जिसे ऑक्सीकरण भी हिंदी में लिखते हैं, और अपचयन की अंग्रेजी रिडक्शन है। क्रियाकलाप 1.11 में आप देख रहे हैं एक चाइना डिश या चीनी मिट्टी की प्याली में 1 ग्राम कॉपर चूर्ण लेकर उसे गर्म करने के लिए कहा गया है। कॉपर चूर्ण वह होता है जिसमें कॉपर के हम बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े लेते हैं और उसे चीनी मिट्टी की प्याली में रखकर, जैसा कि आपकी किताब में चित्र 1.10 में दिखाया गया है, उसी प्रकार हम उसे गर्म करते हैं। हम जानते हैं कि कॉपर की सतह या कॉपर भूरे रंग का होता है। जब हम कॉपर चूर्ण को गर्म करते हैं तो वह काला पड़ जाता है और उस पर काले रंग की परत चढ़ जाती है। यह काले रंग की परत किस पदार्थ की होती है, यह प्रश्न हमारे मन में स्वतः उठता होगा और आप भी ऐसा सोच रहे होंगे। वास्तव में काला पदार्थ यहाँ पर जो होता है वह कॉपर ऑक्साइड होता है, जिसे क्यूप्रिक ऑक्साइड भी कहते हैं। कॉपर 2 ऑक्साइड भी लिखा जाता है, या यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसका नाम 2, यहाँ पर ब्रैकेट में 2 लिखा जाता है रोमन में, तो इसे कॉपर 2 ऑक्साइड भी कहते हैं सॉरी, या कॉपर ऑक्साइड भी कहते हैं। यहाँ पर कॉपर ऑक्सीजन के साथ संयोग करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है जो काले रंग का होता है। इसी की परत कॉपर चूर्ण पर चढ़ जाती है, जिसके कारण वह काले रंग का हमको दिखने लगता है। और इसी कॉपर ऑक्साइड पर या क्यूप्रिक ऑक्साइड पर जब हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तो इसकी सतह पुनः भूरे रंग की हो जाती है और काली परत हट जाती है। वास्तव में यहाँ पर पहले जो अभिक्रिया संपन्न हुई थी, जो यहाँ पर आप देख रहे थे कि कॉपर ऑक्सीजन के साथ संयोग करके CuO कॉपर ऑक्साइड बना रहा था, इसकी विपरीत अभिक्रिया होती है। यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा था, जिससे क्यूप्रिक ऑक्साइड या कॉपर 2 ऑक्साइड बन रहा था। और जब हम कॉपर ऑक्साइड जो कि गर्म अवस्था में जब होता है, तब उस पर अगर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तो ऑक्सीजन उससे अलग हो जाती है, अर्थात वहाँ से ऑक्सीजन हट जाती है, ऑक्सीजन वहाँ पर कम हो जाती है, घट जाती है, या ऑक्सीजन का वहाँ पर ह्रास हो जाता है। और इस प्रकार हमें उत्पाद के रूप में कॉपर और जल प्राप्त होते हैं। तो हम देख रहे हैं कि अभिक्रिया जो पहले संपन्न हुई थी उसमें कॉपर में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही थी, जिसके फलस्वरूप कॉपर ऑक्साइड या क्यूप्रिक ऑक्साइड बन रहा था।
जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तब हम कहते हैं वहाँ पर उपचयन हुआ है या ऑक्सीकरण हुआ है, उस पदार्थ का ऑक्सीकरण हुआ है या ऑक्सीडेशन हुआ है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, अर्थात ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है कॉपर में, जिसके फलस्वरूप कॉपर ऑक्साइड CuO बन रहा है। तो चूंकि ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है या ऑक्सीकरण हो रहा है या उपचयन हो रहा है। किसका उपचयन हो रहा है? कॉपर का उपचयन हो रहा है, क्योंकि कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, कॉपर में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, उसके फलस्वरूप कॉपर ऑक्साइड हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक इसकी विपरीत अभिक्रिया या आगे जो दूसरी अभिक्रिया दी गई है वहाँ संपन्न हो रही है। आप देख रहे हैं कि जो कॉपर ऑक्साइड है उसका ऑक्सीजन हट रहा है और उसके फलस्वरूप उत्पाद के रूप में हमें कॉपर प्राप्त हो रहा है, अर्थात कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन अलग हो रहा है, ऑक्सीजन कम हो रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। और इस तरह की क्रिया जब किसी पदार्थ के साथ होती है जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही हो, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा हो, तब हम कहते हैं उस पदार्थ का अपचयन हो रहा है या अपचयन हुआ है, रिडक्शन हुआ है। तो कॉपर ऑक्साइड का यहाँ पर अपचयन हो रहा है क्योंकि कॉपर ऑक्साइड CuO से ऑक्सीजन O हट रहा है और हमें कॉपर प्राप्त हो रहा है। लेकिन हमें यहाँ पर समझना है कि ऑक्सीजन हटकर जा कहाँ रहा है? ऑक्सीजन हटकर H2 के साथ जुड़ रहा है। इसलिए H2 में जहाँ पर ऑक्सीजन पहले बिल्कुल नहीं थी वहाँ पर ऑक्सीजन आकर के जुड़ जा रही है, जिससे ऑक्सीजन यहाँ H2 में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। इस कारण हम कहेंगे कि H2 वह पदार्थ है जो उपचयित हो रहा है, अर्थात ऑक्सीकृत हो रहा है, यानी उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो आप समझ रहे होंगे यहाँ पर कि जिस पदार्थ से ऑक्सीजन हटता है, अर्थात जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है या ऑक्सीजन का ह्रास होता है, उस पदार्थ का अपचयन होता है। और जिस पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ रही होती है, अर्थात ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही होती है, उस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा होता है या ऑक्सीडेशन हो रहा होता है या उपचयन हो रहा होता है। यह हमें ध्यान रखना है। और जब भी किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है तो दूसरे पदार्थ का निश्चित रूप से अपचयन होता है। उपचयन और अपचयन क्रियाएं दोनों की दोनों एक साथ संपन्न होती हैं और इसी कारण इस तरह की जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें ऑक्सीकरण या उपचयन और अपचयन दोनों क्रियाएं संपन्न होती हैं, उन रासायनिक अभिक्रियाओं को हम उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं कहते हैं। और इनके लिए एक और शब्द का हम प्रयोग करते हैं जिसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं, अर्थात उपचयन अपचयन अभिक्रियाओं का एक अलग नाम रेडॉक्स अभिक्रियाएं भी है। अंग्रेजी में हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं या रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ये रेडॉक्स शब्द कहाँ से आया है इसको भी मैंने समझाने का प्रयास किया है। रेडॉक्स का रेड जो है वो रिडक्शन से आया है, आप यहाँ पर देख रहे हैं, रेड रिडक्शन से आया है और ऑक्स ऑक्सीडेशन से आया है। तो रेड और ऑक्स को मिला करके रेडॉक्स शब्द बनता है और इसी आधार पर उपचयन अपचयन अभिक्रियाओं को हम रेडॉक्स अभिक्रियाएं भी कहते हैं। और आप यहाँ पर देख रहे हैं वही चीज़ जो अभी मैंने आपको समझाई थी, वही यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है कि CuO यानी कॉपर ऑक्साइड किस में बदल रहा है? कॉपर में बदल रहा है, यानी उससे ऑक्सीजन हट रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। इसी कारण यहाँ पर अपचयन हो रहा है।
यानी कॉपर ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो रहा है, इसे इस प्रकार बोला जाता है। कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो रहा है, अर्थात उससे ऑक्सीजन हट रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। और H2 यानी हाइड्रोजन गैस का उपचयन हो रहा है, किसमें? जल में, क्योंकि हम देख रहे हैं H2 के साथ ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ गया है जल में, अर्थात H2 में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। इसलिए हम कहेंगे कि हाइड्रोजन गैस का उपचयन या ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन हो रहा है जल में। अब आप थोड़ा अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि ऑक्सीडेशन या उपचयन और अपचयन किसे कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण और भी यहाँ पर दिए गए हैं। 2 उदाहरण देख रहे हैं आप। जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ जब अभिक्रिया करता है तो जिंक उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, साथ ही साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जिंक ऑक्साइड के साथ जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट रहा है, यानी वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, यानी ह्रास हो रहा है। इसलिए जिंक ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, जिंक में अपचयन हो रहा है। इसी प्रकार कार्बन बदल जा रहा है किसमें? कार्बन मोनोऑक्साइड में, और कार्बन मोनोऑक्साइड में बदला तो उससे ऑक्सीजन जुड़ रही है, अर्थात कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीकरण हो रहा है या उपचयन हो रहा है। इसी प्रकार MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड कहते हैं इसको, और हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जब अभिक्रिया होती है तो मैग्नीज डाइक्लोराइड बनता है और जल बनता है और क्लोरीन गैस निकलती है। मैग्नीज के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और हम देख रहे हैं यहाँ पर उत्पाद के रूप में मैग्नीज के साथ क्लोरीन आ गया है, ऑक्सीजन हट गया है, अर्थात ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, किसमें? MnCl2 में अपचयन हो रहा है। और HCl जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उसमें हम देख रहे हैं कि वह Cl2 में बदल जा रहा है, और इस कारण हम यह कह सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन हट रहा है, हाइड्रोजन यहाँ पर हट रहा है। और जब हाइड्रोजन हट रहा है, यहाँ हाइड्रोजन अधिक मात्रा में है और यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, तो हम कहेंगे हाइड्रोजन कम हो रहा है। तो जब हाइड्रोजन कम होता है तब भी अपचयन होता है, और तब उपचयन होता है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसमें से हाइड्रोजन हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन हट करके वह क्लोरीन वहाँ पर क्लोरीन में बदल जा रहा है, और इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि हाइड्रोजन क्लोराइड का क्लोरीन में उपचयन यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पर ये बात मैंने आपको पहले नहीं बताई है कि जब हाइड्रोजन का ह्रास होता है तब भी ऑक्सीडेशन होता है। आपको यहाँ पर यह समझने की ज़रूरत है, हाइड्रोजन का जब भी ह्रास होगा, इससे पूर्व यह बात नहीं बताई गई है, इस उदाहरण में यहाँ पर यह बात आ रही है, इसलिए इसे आप समझ लें कि ऑक्सीजन की वृद्धि होने पर तो उपचयन होता ही है, ऑक्सीकरण होता ही है, परंतु यदि हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा हो, हाइड्रोजन की कमी हो रही हो, तब भी
उपचयन होता है, यानी ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड से हाइड्रोजन हट रहा है और हमें क्लोरीन गैस प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की कमी हो गई, और हाइड्रोजन की कमी होने का अर्थ यह हुआ कि उपचयन हुआ, अर्थात ऑक्सीडेशन हुआ। आगे चल कर इस क्रियाकलाप में इस बात को परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पर आप यह बात अच्छी तरह से समझ लें कि HCl से H का हटना अर्थात H का कम होना, जिसके फलस्वरूप वह क्लोरीन गैस में परिवर्तित हो जाता है, यह भी उपचयन है, अर्थात ऑक्सीडेशन है, अर्थात ऑक्सीकरण है। तो इस प्रकार यदि हम ऑक्सीकरण और या उपचयन को परिभाषित करें तो इसे आपकी किताब में यहाँ पर लिखा गया है कि यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन होता है तब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। तो दोनों ही बातें आपको यहाँ पर समझ लेनी है कि उपचयन जब भी होगा किसी भी पदार्थ का रासायनिक अभिक्रिया में, उस स्थिति में ऑक्सीजन की वृद्धि हो सकती है या फिर हाइड्रोजन का ह्रास हो सकता है, जैसा कि अभी हमने HCl और क्लोरीन के संदर्भ में जाना। इसी तरह से अपचयन कब होता है? पदार्थ का अपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा हो और हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही हो। अब इसे समझने के लिए एक युक्ति मैं आपको बता रहा हूँ, अगर उसे आपको आसानी हो समझने में इस बात को, तो आप इसे समझ सकते हैं और समझकर इस अपचयन और उपचयन को याद कर सकते हैं। ओ हो, एक ट्रिक आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ओह को OH से लिख सकते हैं और हो को अंग्रेज़ी में आप HO लिख सकते हैं। इसे अगर हम कहें ओ हो युक्ति या ओ हो ट्रिक, तो जब हम ओ लिखते हैं तो उसमें जो पहला अक्षर आता है या पहला संकेत आता है वह ऑक्सीजन को बताता है, और H जो है, जो दूसरा संकेत आता है वह हाइड्रोजन को बताता है, या दूसरा अक्षर जो आता है वह हाइड्रोजन को व्यक्त करता है या प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार हो जब हम HO लिखते हैं तो उसमें H हाइड्रोजन के लिए है और O ऑक्सीजन के लिए है। ये संकेत या अक्षर किस तत्व के लिए हैं आप समझ लें यहाँ पर। और जो पहले लिखा गया है उसकी वृद्धि होती है, उसकी वृद्धि हो, ये आप मान लें कि ओह में O की वृद्धि हो और हो में H की वृद्धि हो। ऐसे पहले जो संकेत हैं या पहले जो अक्षर हैं उनसे संबंधित जो तत्व हैं उनकी वृद्धि हो, अर्थात वो बढ़ें। और जो दूसरे तत्व हैं दोनों में, अर्थात यहाँ पर H और यहाँ पर O, ये इनका ह्रास हो, ये घटें या कम हो। इस तरह से हम ओ हो को समझें तो उस स्थिति में ओह जो शब्द समूह है, ओह जो शब्द समूह है उसमें या अक्षरों का समूह है या शब्द है, उसमें आप अगर देखें ओ से स्टार्ट होता है ओह, और उसे हम ऑक्सीडेशन से जोड़ें या ऑक्सीकरण से जोड़ें या उसे अपचयन से जोड़ें, और हो जो दूसरा वाला है उसे हम रिडक्शन या अपचयन से जोड़ें। तो इस स्थिति में हम अपचयन और उपचयन को परिभाषित कर सकते हैं, अर्थात वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन का ह्रास हो, वे रासायनिक अभिक्रियाएं ऑक्सीडेशन अभिक्रियाएं कहलाएंगी। यानी यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही हो और हाइड्रोजन उसमें घट रहा हो, तो हम कहेंगे कि वहाँ पर ऑक्सीडेशन
की क्रिया हो रही है या उपचयन की क्रिया हो रही है या ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है उस पदार्थ में। और यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया ऐसी हो जिसमें किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही हो और ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा हो, यानी वो घट रहा हो या कम हो रहा हो, तो उस स्थिति में हम कहेंगे कि उस पदार्थ का रिडक्शन हो रहा है या अपचयन हो रहा है। इस प्रकार आप ओहो ट्रिक के द्वारा या ओहो युक्ति के द्वारा भी अपचयन और उपचयन को याद कर सकते हैं, समझ कर याद कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस क्रियाकलाप में क्रियाकलाप 1.1 से संबंधित अभिक्रिया को भी शामिल किया गया है, जिसमें कहा गया है कि क्रियाकलाप 1.1 में जब हम लोगों ने एक चमकदार ज्वाला के साथ मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन किया था तो हमें एक श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ था, अर्थात मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया था ऑक्सीजन में दहन करने के फलस्वरूप या वायु में दहन करने के फलस्वरूप। तो उन्होंने पूछा है कि इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम का उपचयन होता है या अपचयन हो रहा होता है, यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो उसमें किसी पदार्थ का अपचयन हो रहा है कि उपचयन हो रहा है, यह हमें जानना होता है। तो यहाँ पर अगर हम क्रियाकलाप 1.1 में जो संपन्न हो रही रासायनिक अभिक्रिया थी उसे लिख लें, उसे एक रासायनिक समीकरण के माध्यम से व्यक्त करें, तो हम इस तरह उसको व्यक्त करते हैं 2Mg + O2, और जिसके फलस्वरूप जब यहाँ पर दहन की क्रिया संपन्न होती है तब मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें प्राप्त होता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मैग्नीशियम से ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यानी मैग्नीशियम में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। और इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि मैग्नीशियम का उपचयन हो रहा है या ऑक्सीकरण हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि मैग्नीशियम में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर मैग्नीशियम में एक ऑक्सीजन है ही नहीं, और यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड में जब वो परिवर्तित हो रहा है तो उसमें ऑक्सीजन है, यानी वहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में उपचयन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसलिए हम यह कहेंगे कि यहाँ पर इस रासायनिक अभिक्रिया में या इस क्रियाकलाप में मैग्नीशियम का उपचयन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।